अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि वेदर जो है आपको पता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मज़ीद गर्म होता जाएगा और इस गर्म वेदर में जो है अपना ख्याल रख रहे होंगे और फूड का भी ख़ास ख्याल रखें और धूप में निकलने से पहले सर को ढांप लें और कोशिश करें कि बिला वजह जो है ना ऐसे औकात में धूप पर ना निकला जाए कि जो पीक आवर्स होते हैं ना गर्मी के, तो उन आवर्स में कोशिश करें कि धूप में ना निकलें और अगर कोई मजबूरी हो तो ही जो है ना बाहर निकलें। बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को यूं ही इंजॉय करते रहें। अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की, तो ये जो है ना ये ख़ित्ता कश्मीर का पूरा ख़ित्ता जो है ये बुज़ुर्ग शख्सियात से और रूहानियत से जो है ना भरपूर है और बड़े दूर दूर से लोग जो है ना इस एरिए का रुख करते हैं डिफरेंट जो मुकामात हैं वहाँ पर। और अगर मुज़फ़्फ़राबाद में बात की जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद में भी काफ़ी रूहानी शख्सियात के मज़ार मौजूद हैं और हज़रत साईं सखी सहेली सरकार जो है वो भी एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर कि पूरे पाकिस्तान से जो है बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी रूहानियत जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसन मुग़ल, जो कि इस वक्त हज़रत साईं सखी सहेली सरकार के मज़ार पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से इस मज़ार का रुख कर रहे हैं। जी हसन, मुझे बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास। जी तस्वुर से मैं मौजूद हूँ सही साई सली सरकार के दरबार पर, जहाँ पे हर साल 13 जनवरी से 21 जनवरी के दरमियान यहाँ पे एक उर्स मनाया जाता है, जहाँ पे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम बड़ी तादाद में यहाँ पर आती भी हैं। उनकी रिहाइश का भी यहाँ पे प्रॉपर बंदोबस्त किया गया और उसके अलावा यहाँ पे जो लोग थे, हमारी उनसे बात हुई, जो इंतजामिया के लोग थे उनसे भी हमारी बात हुई। प्रॉपर यहाँ उनके रहने के लिए यहाँ पे जगह भी मौजूद है। उसके अलावा उनके खाने के लिए यहाँ पे लंगर का प्रॉपर इंतजाम किया जाता है। इस टाइम आप मेरे रकम में देख सकते हैं उनके तमीरात का जो काम है यहाँ पे वो आखिरी मराइल में पहुंच चुका है। यहाँ पे जो लोग थे हमारी उनसे भी बात हुई, उनका कहना था अभी तक जो तकरीबन इस पर लागत आई है वो 11 करोड़ से अबाव इस पर लागत आ चुकी है और ये आखिरी मराइल में दाखिल होने वाला है, क्योंकि अभी भी इसका काम जो है वो जारी है वक्त के साथ साथ। उसके अलावा अगर इसके ऊपर वाले पोर्शन की हम बात करें तो प्रॉपर वहाँ टाइल वगैरह लग रही हैं, वो भी तकरीबन एंड पे पहुंचने वाला है। जो अभी भी मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो यहाँ पे जो काम कर रहे थे हमारी उनसे भी बात हुई। तकरीबन चंद माह का काम है जो चंद माह लगेंगे, उसके साथ साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं जो दूर दराज से आते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से भी आते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के भी दूर दराज एरिया से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यहाँ रिहाइश का और उसके अलावा जितना भी यहाँ का ज़रूरत का सामान है वो यहीं पर मौजूद है। उसके अलावा हम आपको इसके अंदर का भी विजिट करवाएंगे और उसके अलावा दूर दराज से जो मुसाफिर आते हैं वो भी यहाँ पर आके पना ले। जी हसाम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर का जो ये खूबसूरत खिता है इसमें बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं और उनको हिडन ट्रेजर्स कहा जाए तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कि अनडिस्कवर्ड हैं। और अगर बात करें मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर की, तो यहाँ से ही चंद किलोमीटर के फासले पर सिरीदरा एक ऐसा मुकाम है जो कि अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल है। और कुछ दिनों पहले ही मैंने अकेले वहाँ पर विज़िट किया और मतलब इससे पहले हम जाते रहे लेकिन अभी मैं अकेला गया और वहाँ पर एक सोलो व्लॉगिंग ट्रिप जो है ना मैंने वो अरेंज किया, जिसमें कि मैं अकेला गया और ड्रोन भी लेकर गए, कुछ ड्रोन कवरेज भी की, कुछ खूबसूरत इलाकों को भी इंजॉय किया। और मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब चीज़ें हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं। तो एक जो ज़बरदस्त सा ये अनडिस्कवर्ड एरिया है सिरीदरा, इसमें जो मैंने जाकर जो है ना खूबसूरत सी एक कवरेज करने की कोशिश की है उसको आप लोगों को दिखाते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आज हम सोलो व्लॉगिंग पे निकले हैं, सोलो ट्रिप पे, जो कि हमने शुरू किया था भाई अपने सिटी, अपने घर अपर प्लेट से। और वहाँ से कुछ खूबसूरत मनाजिर देखते हुए और कुछ तंग सड़कों से गुज़रते हुए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। इस जगह को लोकल ज़ुबान में नीला दंदी कहा जाता है और यहाँ से ऊपर जब हम जाते हैं तो सिरीदरा और इस तरह की खूबसूरत जगह हमें देखने को मिलती हैं जो टूरिस्ट की नज़रों से काफ़ी ओझल इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा सा साइड एरिया आ जाता है तो लोग इस तरफ आते कम हैं। और सड़क खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी तंग है, गाँव की सड़कें इस तरह की होती हैं तो शायद इस तरफ लोगों का रुख कम होता है।
लेकिन आज हम डिस्कवर करेंगे इस खूबसूरत प्लेस को, और यहाँ पर पूरा ट्रैवल गाइड हम आपको देंगे कि आप किस किस रोड से होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चलिए फिर इस सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप अपर अड्डा वाली साइड से आ रहे हैं तो फिर भी, या फिर अगर आप प्लेट वाली साइड से आ रहे हैं तो उस वक्त भी बॉयज़ डिग्री कॉलेज के पास आकर जो है आपको रुक जाना, और वहाँ पर माकड़ी पार्क आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो माकड़ी पार्क से एक रोड आगे जाती है जो कि माकड़ी की तरफ ही जाती है, और जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी हैं। तो उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सड़क को पकड़ते हुए आप आगे जाएंगे, जहाँ पर आगे एक छोटा सा लोहे का पुल आपको नज़र आएगा, और उस लोहे के पुल से ऊपर जब आप आगे आएंगे तो वहाँ पर ऊपर एक तो रोड सामने नीचे जा रही होती है, और एक जो ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई रोड जो है वो सिरीदरा और इस तरह के खूबसूरत इलाके की जाने बढ़ती है, जिस पर आप आ जाएंगे तो आपको खुद ही खैर वो एक नेचुरल फील आ जाएगी। तो ये जो रोड ऊपर आ रही होगी, यानी कि जो चढ़ाई वाली रोड है, यही रोड जाती है सिरीदरा की जानिब। जी हाँ, तो अभी हम उस रोड से होते हुए जो कि सिरीदरा की जानिब आती है, और माकड़ी से जब आगे हम आते हैं तो एक छोटा सा पुल आता है खूबसूरत सा, और फिर वहाँ से जब हम ऊपर आते हैं थोड़ा सा, और फिर वहाँ से सिरीदरा की ये खूबसूरत सड़क शुरू हो जाती है, जिसके मनाज़िर आप देख रहे हैं। और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये अनडिस्कवर्ड प्लेस इस तरह से है कि यहाँ पर फिल वक्त टूरिस्ट जो है ना इतने ज़्यादा नहीं आते, और यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का भी एक स्पेसिफ़िक व्यू आपको देखने को नज़र आता है, जिसमें कि खूबसूरत सी खादमन अल हरमैन शरीफैन मस्जिद भी आपको दिखाई देती है, और यूनिवर्सिटी ग्राउंड के साथ साथ प्लेट के कुछ एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, और किला भी नज़र आ रहा है, चहेला पुल आपको नज़र आ रहा है, और खूबसूरत सा दरियाए नीलम भी बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जितना ऊपर जाएंगे खूबसूरती मज़ीद ज़्यादा होती जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, तो हम लोग जब ड्रोन उड़ा रहे थे तो कुछ बच्चे हमारे पास आ गए, और बच्चों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना ड्रोन उड़ता हुआ। क्या नाम है आपका? आसम, आपका क्या नाम है? मोइज, शर्मा क्यों रहे हो इतना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3, आप? 6, और आप? 2, ये बच्चे हैं जी जो कि मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ते हैं और यहाँ पर ही रहते हैं। इसे वो क्या कहते हैं इसी तरह? चटकियाँ। अच्छा जी, ये लोकल प्लेसेस हैं और इनके नाम भी बहुत डिफरेंट होते हैं, लोकल। और यहाँ से बड़ा खूबसूरत जो है ना मंज़र है जो कि आप देख रहे हैं इस खूबसूरत इलाके का, और ये खूबसूरत से बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलें जी, इसके बाद ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आगे का व्यू कैसा है। और यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात मुझे हुई ड्रोन उड़ाने में, कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ऊपर चल के देखते हैं और आप हमारे साथ रहें, आपको खूबसूरती यहाँ की जो है ना वो इंजॉय करवाते हैं। जी, तो मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको चीड़ चौक के नाम से जाना जाता है। खैर मैं भी जाना चाहता होगा, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मुझे एक बच्चा मिला और वो पानी भर रहा था, उसने वीडियो नहीं बनाने दी अपनी, और एक कल्चरल चीज़ थी कि वो इतने दूर से चश्मे से पानी भर के लाया, तो उसने कहा जी कि यहाँ से ऊपर चीड़ चौक में जाएँ तो वो जगह आपको बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी। और इस चीड़ चौक की एक जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि ये दरख्त नहीं काटा गया ना, और दरख्त के इधर-उधर से और आस-पास से रोड बना दी गई, लेकिन इस दरख्त की खूबसूरती को नहीं मद्धम करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर आस-पास वैसे आप देख रहे होंगे इर्द-गिर्द हर तरफ ये खूबसूरत दरख्त हैं, और यहाँ से थोड़ा सा ही हम आगे जाएँगे तो सिरीदरा आ जाता है, और सिरीदरा का खूबसूरत छोटा-सा गाँव, लेकिन बड़ा खूबसूरत गाँव भी यहाँ से थोड़ा सा आगे आएँ तो आपको ज़रूर नज़र आएगा।
जी हाँ, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को, इस व्लॉग को आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी आपको सिरीदरा के इस खूबसूरत इलाके का हम ड्रोन व्यू ज़रूर दिखाएंगे और ये खूबसूरत इलाका आप देखिए। शॉर्ट व्लॉग है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फ़र्स्ट हमारी अटैम्प्ट है इस तरह की सोलो व्लॉगिंग की, तो कुछ मुश्किलात भी आई जिनको कि हम आस्ता आस्ता ठीक करते जाएंगे। उम्मीद है कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। आपने कहीं नहीं जाना, आपने जाते हुए जो है ना खूबसूरत सा सिरीदरा का इलाका ड्रोन की आँख से जो है ना वो देखते हुए जाना है। जी, उम्मीद है कि ये खूबसूरत सा एरिया सिरीदरा, जो कि अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल था, आपने एंजॉय किया होगा। एक छोटी सी ब्रेक पर चलेंगे जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको जो है मज़ीद अपडेट करेंगे। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे होंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना और जुड़े रहना है प्रोग्राम कश्मीर डायरी के साथ। जी वेलकम बैक, मैं हूं तसव्वुफ मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। और अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत इलाकों की और ख़ूबसूरत ख़ित्तों की, तो उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत इलाके तो हैं, लेकिन अगर इसकी टेस्टी फूड की बात ना की जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेस्टी होने के साथ साथ सौगात की भी हैसियत रखती हैं, अगर उनकी बात ना की जाए तो फिर बात अधूरी रह जाती है। और इस तरह कश्मीरी कुलचा ऐसी ही एक चीज़ है जो कि सकाफ़त का हिस्सा बन चुकी है। और इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे फवाद जिलानी, जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद की मारूफ़ कुलचा गली में मौजूद हैं। जी फवाद, मुझे बताइएगा कि कुलचे जो हैं वो किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं और किस तरह से बनते हैं। हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ना अपडेट कीजिए इस बारे में। जी तसव्वुफ, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की मशहूर कुलचा गली में। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो कुलचे बनाए जाते हैं। कुलचों की खुशबू और साथ लोगों की गहमा गहमी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से कुलचे पूरे न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान भर से जो है वो पाकिस्तान भर में यहाँ से कुलचे जो है वो जाते हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ हमारे साथ दुकानदार हज़रात भी मौजूद हैं। इनसे भी पूछेंगे कि क्या कोई जो है वो ये कब से ये रवायत चली आ रही है और कितनी जो है वो इस कुलचों की डिमांड है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई का क्या नाम है? अजीम गिलानी। अच्छा अजीम भाई, ये बताएं कि ये जो कुलचों की रवायत है ये कितनी पुरानी है और आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन सर 100 साल तो ज़्यादा अर्सा हो गया था आज़ाद कश्मीर में कुलचा बनता है, और 20 साल तकरीबन ऐसा हो गए काम करते हैं। तो मतलब कि आपको अभी आपकी क्या उम्र है और कितना जो है वो कौन सी उम्र से आपने स्टार्ट किया था? तकरीबन हमारी उम्र था 35 साल है। 35 साल है, मतलब आप 15 साल की उम्र से तकरीबन ये काम कर रहे हैं। आप हमारे वालद साहब कर दें, उन्होंने मुगो भी तकरीबन 10 साल 12 मुँह हो गए, पहले वो कर दे ऐसे। अच्छा, ये बताएं कि किस किस्म के कुलचे बनाते हैं? मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं, और क्या डिमांड है कुलचों की? ये 3-4 किस्म के कुलचे बनते हैं। नमकीन 10 वाले होते हैं और 20 वाले होते हैं, मीठे 20 वाले होते हैं, 30 वाले होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि डिमांड एंड सप्लाई का क्या सीन है? सिर्फ लोकली ख़रीदे जाते हैं या ये पूरे मुल्क में जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो डिमांड है इनकी? क्या कहेंगे? जी, ये आज़ाद कश्मीर में भी कुलचा दो खान ज़्यादा तादाद में, और पाकिस्तान में भी इसी तरह इंटरनेशनल दुनिया में भी तकरीबन जितना भी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तो लोग जुड़ते हैं बाहर, और तकरीबन कुलचे खड़ते हैं, और जो लोग बाहर इस टाइम रहने वो भी कुलचे मंगाने आज़ाद कश्मीर तो मुज़फ़्फ़राबाद। जी बिल्कुल, तसव्वुफ हमारे साथ जो है वो ताजिर हज़रात में से भी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जो कुलचों की डिमांड है वो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में है बल्कि पूरे जहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे इंटरनेशनल एरिया में, चाहे वो UK US है या जितने भी एरिया में जहाँ पर कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, वहाँ पर कुलचों की ये डिमांड जो है वो बरकरार है।
जी फवाद, बहुत शुक्रिया, आपने कुलचों के हवाले से हमें अपडेट किया और किस तरह से बनते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, लोग कितना पसंद करते हैं और काफ़ी सारी इकसाम भी हैं, मीठे नमकीन इस तरह के जो कुलचे हैं वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कश्मीरी शॉल बड़ी मारूफ चीज़ है, बड़ी मशहूर चीज़ है और कश्मीरी शॉल को भी सकाफ़ती जो है ना उसमें इक़दार में एक बड़ी हैसियत हासिल है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है और ये हाथ से भी कढ़ाई करके बनाई जाती है, इसका कपड़ा भी बड़ा स्पेशल होता है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे खुर्रम मौजूद हैं हमारे साथ जी, और सरदार खुर्रम से हम जान लेते हैं कि कश्मीरी शॉल जो है उस हवाले से उनके पास क्या अपडेट्स हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं और उनकी प्राइस जो है ना वो भी बड़ी फ्लक्चुएट होती है। मिनिमम वो बहुत कम भी है और मैक्सिमम वो लाखों में भी जाती है, तो उनसे ही जान लेते हैं इस हवाले से डिटेल्स क्या हैं। जी खुर्रम, अपडेट कीजिएगा कश्मीरी शॉल के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आप? जीत सफ़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, और इस वक्त मैं मदीना मार्केट में मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो कश्मीरी शाल और कश्मीरी कल्चर के हवाले से बात की जाए तो इसी हवाले से आज हम एक भाई के पास मौजूद हैं जो कश्मीरी शाल के ऊपर काम करते हैं, और जो कपड़े होते हैं कश्मीरी जो जिनको डिज़ाइन किया जाता है उस हवाले से भी वो उनके ऊपर काम करते हैं। तो इनसे जानते हैं इस हवाले से। हाँ जी, तो आप कश्मीरी शाल के हवाले से बताइएगा कि ये कश्मीरी जो शाल है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कितनी एक मतलब डिमांड है, और ये कितने अरसे में ये तैयार होती है, और इस पे जो कुल मतलब टाइम कितना लगता है, इस हवाले से आप बताइएगा। कश्मीरी शाल में जो है ना सबसे जो लो क्वालिटी का है ना वो तकरीबन 5,000 का हो जाता है। तो उस पे तकरीबन 10 दिन का जो काम होता है 10 दिन लग जाते हैं तैयार होने में। तो इसके अलावा ऊपर ऊपर जो जाते हैं ना 10,000 20,000 30,000 हालांकि 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक भी इस शाल तैयार हो जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के कपड़े होते हैं, मतलब लो क्वालिटी के होते हैं, हाई क्वालिटी उससे भी हाई होती है। तो सबसे जो टॉप क्लास शाल जो है ना उसको कहते हैं तोशाई, वो शाहतोश होता है, तो वो किंग ऑफ द वूल है। और दूसरी बात यह है कि पश्मीना उसके दूसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पर आता है रफल और रफल तानी। ये शालों की किस्में हैं, तो ये सारे वूल में होते हैं। इसके अलावा जो ये काम है ना, ये कश्मीरी काम जो है ना, ये जो आम सूटों पर मतलब किसी भी कपड़े पर शफून हो काटन हो जो भी कपड़ा हो वूल हो वो भी हर कपड़े पर ये काम हो जाता है। तो इसके अलावा ये नेशनल सतह पर भी पसंद किया जाता है और इंटरनेशनल सतह पर भी है पसंद किया जाता है। मतलब इस जो कश्मीरी काम होता है जो इस पे जो कोई भी कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके लिए कोई एक मखसूस कपड़ा होता है? जैसे शाल के लिए आपने कहा कि वूल का स्पेशल कोई कपड़ा होता है, ये जो कश्मीरी काम कपड़ों पे किया जाता है, ये कपड़े भी कोई स्पेशल होते हैं या आम कपड़ों पे किया जाता है? नहीं नहीं, ये आम कपड़ों पे किया जाता है, जैसे वूल है, काटन है। इसके अलावा वो जो शफूम होता है उस पे होता है, मुख्तलिफ कपड़ों पे होता है। जैसे कपड़ा हो तो ऐसे भी मतलब ट्रेंडी हो उसमें हर कपड़े पे होता है ये काम। तो अलबत्ता शाल के लिए खुसूसी होता है वो वूल, उसमें जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मतलब 10 नंबर तक वो वूलों की किस्में है ना उसमें चला जाता है। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि कश्मीरी जो शाल है इसके हवाले से कि ये एक ख़ास कपड़ा होता है वूल का, उसके ऊपर इसका काम किया जाता है। और जो कपड़े के ऊपर जो काम किया जाता है वो कोई भी कपड़ा होता है, मतलब काटन का, शिफॉन का, जिस किस्म के कपड़े पर भी कढ़ाई या कश्मीरी काम करवाना चाहते हैं उस पे काम हो सकता है। और जो ये कश्मीरी शाल है इसकी जो कीमत है ये 5,000 से शुरू होती है और ये लाखों में जाती है, 20 से 25 लाख तक जाती है। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने हमें कश्मीरी शॉल के हवाले से अपडेट किया और आगे बढ़ें। और अगर बात करें कश्मीरी कल्चर की तो लैंग्वेजेस भी एक बड़ा जो है ना मुअस्सर किरदार अदा करती हैं किसी भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के बाकी जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, मीरपुर को देख लें आप, रावलाकोट को देख लें, बाग को देख लें, और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हमारे पास मुज़फ़्फ़राबाद के अलावा बाग से भी कुछ गेस्ट हैं, उन्होंने भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है, रावलाकोट से भी हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो है ना साइदा रफ़ीक साहिबा प्रोग्राम में मौजूद होंगी, जिनका कि इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया, और वो हैं आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद जहलम वैली से उनका ताल्लुक़ है। और अगर बात करें कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए तो गोजरी लैंग्वेज को प्रमोट करने में उनका एक बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने टीवी ड्रामास किए गोजरी लैंग्वेज में, मूवीज़ की, अभी वो FM पे जो है काम कर रही हैं, टीवी चैनल्स पे काम कर रही हैं और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही हैं। हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है जी उनके साथ, आइए आपको वो दिखाते हैं। और साजिदा रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं
जो कि गोजरी ज़ुबान पे जिनकी बड़ी मेहनत है, रेडियो पर भी काम कर रही हैं, मूवीज़ भी की हैं गोजरी ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए, टीवी भी और इसके अलावा थिएटर भी। अस्सलाम वालेकुम साजिदा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती वक़्त दिया। अच्छा साजिदा, मुझे ये बताइएगा कि गोजरी ज़ुबान, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो, क्योंकि मुझे गोजरी नहीं आती, लेकिन आई जस्ट वांट कि आप गोजरी में हमें जवाब दें जिस लैंग्वेज के लिए आपने इतनी मेहनत की। तो मुझे ये बताएँ कि गोजरी ज़ुबान से लगाव आपका कब से है? जी, गोजरी ज़ुबान चूँकि मेरी मादरी ज़ुबान है और माँ और मैं बोली चाहूँगा नाल कि इसको गोजरी ज़ुबान में ही आप बोल हाँ, के हमें बताएँ। मादरी ज़ुबान जेहड़ी है तमना पतो है कि उस नाल ते हर एक ना लगाव होवे, बिल्कुल। चाहे किसी की पहाड़ी है, किसी की गोजरी है। ते मिना अपनी ज़ुबान ना बचपन ते ही लगाव थो। हाँ, या ज़रूर है कि बचपन में चूँकि हूँ इस जगह मुज़फ़्फ़राबाद मेरी जेहड़ी इब्तदाई तालीम है ना, ते वह मुज़फ़्फ़राबाद की है, ते फिर इस वजह ते गोजरी मिना उस तरीके नाल नहीं आई थी। फिर जब मैं रेडियो शुरू कियो ते फिर मैं गोजरी बाकायदा तरीका नाल सीखी। फिर मैं घर में बोलनी शुरू की, हुँ। जिस तरीके के मारा बाकी बोले, मेरी अम्मी बोले, मेरा पूरा खानदान गोजरी बोले। ते उसके बाद फिर बिना गोजरी जेहड़ी है अच्छी तरह समझ भी आ गई। फिर हुण गोजरी लिख भी लियूं, गोजरी पढ़ भी माशाअल्लाह। लियूं। ते माशाअल्लाह नाल उसके बाद फिर मिना यो महसूस हो कि जेहड़ी मादरी ज़ुबान है ना, वह बड़ी अहमियत रखे है हर बंदा वास्ते। या गोजरी हमारी आपने शनाख्त लिखनी है। कहाँ से सीखी? मैं लिखनी चूँकि मैं मुख्तलिफ जेहड़ा शोरा है या अदीब है उन्हां की किताब पढ़ी। सब ते हुँ। ज़्यादा मैं पढ़ी जी साबर आफाकी साहब की। क्योंकि उन्हां नाल मेरो काफ़ी वक़्त इस तरीके गुज़रियो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न को जद आगाज़ कियो, जी। ते उस वेले वे उन्हां ना हूँ प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा बुलाऊँ थी। ते चूँकि गोजरी प्रोग्राम थो ते इसमें वे आए था, उन्हां को बहुत काम है गोजरी पर। हालाँकि उन्होंने बाकी किताब भी लिखी है लेकिन बाकी ज़ुबाना में, लेकिन गोजरी ऊपर बड़ो काम है। तो उन्हां की किताबों पढ़ूँ थी, शायरी उन्हां की पढ़ूँ थी, ज़बरदस्त। मुखलिस वजदानी साहब की शायरी हुँ। पढ़ूँ थी। फिर बाबाए गोजरी उन्हां की जेहड़ी गोजरी की किताब है वे पढ़ूँ थी। त मैं ना इस तरीके पढ़ता ना वाह फिर उसकी लिखण की समझ भी आ गई। फिर ज़बरदस्त। हूँ मतलब जब कदे कोई स्क्रिप्ट लिखनो है तो फिर हूँ अच्छा, गोजरी में ही वो लिखूँ। भी आप लिख लेती हैं। अच्छा हाँ मुझे जी। ये बताएँ साजिदा कि अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ को प्रमोट करना थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ लोग शर्म महसूस करते हैं अपनी मादरी ज़ुबान को बोलते हुए, और उर्दू हमें बड़ी अच्छी लगती है। अब आप उर्दू में भी काम कर रही हैं, पहाड़ी में भी, गोजरी में भी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो पहाड़ी या गोजरी से दूर इसलिए रहते हैं कि हमारा एक्सेंट या लहज़ा ख़राब हो हुँ। जाएगा। तो आप जब अपनी लैंग्वेज पर काम करने लगीं तो क्या लोगों ने थोड़ा रोका आपको कि नहीं, इसको छोड़ दें, आपका उर्दू का लहज़ा ख़राब हो जाएगा, या आपको, या आपने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ आया, सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मुझ में इतना शऊर आ चुका था जी। कि मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी ज़ुबान मेरी शनाख्त है, ज़बरदस्त। ठीक? और उसके बाद जब चूँकि मैं रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद पे काम कर रही थी तो वहाँ पे मैं उर्दू में भी काम करती थी, पहाड़ी में भी और गोजरी में भी। मुझे खुशी महसूस होती थी, मतलब मुझे फ़ख्र होता था कि मैं गोजरी के साथ-साथ उर्दू और पहाड़ी में भी कर रही हुँ। हूँ और ऐसा कभी किसी ने रोका नहीं है मुझे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेरी अपनी लैंग्वेज है, जो गोजरी लैंग्वेज है, उसमें मुझे ज़्यादा पज़ीराई मिली। हुँ। जब मैंने उसमें प्रोग्राम किया या कोई ड्रामा किया, चूँकि मैं फ़िल्म भी की, एजेडी हुँ। टीवी का पहला जो ड्रामा गोजरी का बना, उसमें भी काम किया, तो उसमें लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। मुझे महसूस हुआ कि मुझे गोजरी में लोग ज़्यादा देखना ज़्यादा पसंद देखना करते हैं। पसंद कर रहे हैं, और गोजरी मूवीज़ मैंने आपकी देखी हुई हैं, हुँ, आपकी एक्टिंग भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है और उसका स्क्रिप्ट भी बड़ा जानदार, आपका बोलने का तरीका। तो मुझे ये बताएँ कि एक खातून के लिए थोड़ा-सा कश्मीर में मुश्किल है सर्वाइव करना जब वो टीवी पे आती है, रेडियो पे आती है और स्पेशली मूवीज़ में जब आती है। अब क्योंकि मैं आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हुँ, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपके बिल्कुल। साथ, और उनके, मुझे नहीं लगता कि एक औरत के साथ अगर उसके फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट ना हो तो वो इतना पॉसिबल होता है। इस हवाले से क्या कुछ देखना सुनना पड़ा? मैं बहुत खुशनसीब लोगों में अपने आप को समझती हूँ इसलिए कि जिस ख़ानदान में मैं पैदा हुई माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं और जब मैं इस फ़ील्ड में आई, यानी रेडियो मैंने शुरू किया और उसके बाद फिर टीवी, फिर हुँ। स्टेज, तो मुझे मेरे पूरी फ़ैमिली की तरफ से ना बहुत हौसला अफ़ज़ाई मिली। मुझे कभी कोई नेगेटिव बात सुनने को नहीं मिली। ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह। अपनी फ़ैमिली के साथ-साथ दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई एप्रिशिएट की। किया। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत जो जब तक उसकी फ़ैमिली की सपोर्ट, उसके घर की सपोर्ट ना हो ना, तो वो कभी भी आगे नहीं आ सकती और ख़ास तौर पे जो अपने घर वाले हैं, हुँ। यानी वालिदैन, उसके बहन-भाई,
उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पहले वालिदैन, मेरी पूरी फैमिली, और शादी के बाद मुझे जो मेरे हस्बैंड मिले वो भी माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा उनको होता है कि मैं काम करूँ। मैं अब होता है कि मतलब बच्चे भी हैं मेरे, उनको भी देखना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं ये सब मैं देख लूँगा, आप जो है आप करें काम। तो इसलिए मैं बड़ी यानी पूरे एतमाद होके घर से निकलती हूँ, और इसीलिए सब काम मैं अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुख्तसर वक़्त था हमारे पास। जी। जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक़्त स्क्रीन पे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? अपनी ज़ुबान को प्रमोट करने के हवाले से हमें क्या-क्या कोशिशें करनी चाहिए? सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो अपनी बच्चियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो अपनी ख़वातीन हैं घर की, उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, चाहे उनका इंटरेस्ट किसी भी शोबे में हो। तो उनको ज़रूर आप उनकी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए ताकि वो पूरे एतमाद होके घर से निकलें, और वो जो काम करेंगी, अगर आपकी तरफ से उन पे एतमाद होगा, हौसला अफ़ज़ाई होगी, तो यकीनन वो जो काम करेंगी उसमें अल्लाह पाक उन्हें सुरखरू करेगा, वो कामयाब होंगी। और दूसरी बात ये कि कभी भी अपनी जो माँ बोली है उसको बोलने से ना घबराएं, ना हिचकिचाएं। और ख़ास तौर पे मैं अपने जो गुजर कम्युनिटी है उससे बात करना चाहूँगी कि उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़ुबान बोलें, अपनी ज़ुबान पढ़ें, अपनी ज़ुबान लिखें, इसको समझें, इसको फ़रोग़ देने के लिए कोशिश करें, और कभी भी घबराएं मत। आप जहाँ भी हैं, जिस हजूम में भी हैं, जिस फंक्शन में भी हैं, आप अपनी ज़ुबान में बात करें। यकीन करें जब आप ऐसा करेंगे लोग भी आप पर फ़ख्र करेंगे। जी, उम्मीद है कि ये इंटरव्यू और ये सारा प्रोग्राम आपने बेहद पसंद किया होगा। और हमारी कोशिश होती है कि कल्चर को डिफरेंट वे में टच करें, वो लैंग्वेजेस हों, वो फूड हो, या फिर उसके अलावा वो इलाके हों, कोई ऐसी प्लेसेस हों जो कि हिडन हों, वो सब आपको दिखाई जाएं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कश्मीर डायरी प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।